अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है और आज असल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई इस ऑपरेशन को लेकर और खान साहब की गिरफ्तारी, उनकी जेल में उनकी कैद और उनकी मरात जो है वो बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। दोनों पार्टियां मुकम्मल आमने सामने आ चुकी हैं। फिर उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि टैक्स मुसलसल और बढ़ रहे हैं, खामोशी से लगाए जा रहे हैं। काश इसी खामोशी से ऑपरेशन भी कर लेते कि ऑपरेशन तो पहले से जारी था, उसको पब्लिक करने की या उसमें पॉलिटिकल ओपिनियन लेने की क्या ज़रूरत थी कि उसको एक मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार करना पड़ गई और मामलात हाथ से चले गए। क्योंकि देखें, रोज़ाना दहशत गर्दी होती है बलूचिस्तान में, KPK में रोज़ाना ऑपरेशन होते हैं। तो ऑपरेशन छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, वो किसी को क्या पता होता है। जो पहले ऑपरेशन हुए उसमें मीडिया का कितना एक्सेस था या उनकी इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग थी और अपनी इन्वेस्टिगेशन थी। जो ISPR से आता था वही छपता था और वही बयान किया जाता था, वही बताया दिखाया जाता था। तो अब भी उसे भी जारी रखते हैं। जैसे ये टैक्सेस का मसले हैं, जैसे कह दिया कि जनाब वो महंगाई कम हो गई है, मगर महंगाई और मिलावट का ये आलम है कि शायद इंसानी तारीख ने ना ऐसी महंगाई देखी हो और ना ऐसी मिलावट देखी हो कि यहाँ सिगरेट, यू नेम इट, जो A कैटेगरी की सिगरेट है वो B कैटेगरी में मिलावट के साथ बिक रही है, B वाली C में और C वाली D में और D वाली E में। कि गोल्ड लीफ जो है पूरे पाकिस्तान में जो 500 रुपये की थी 550, 600, 650 और 90% दुकानदारी कहते हैं ये जाली है, हमें मालूम है। असली वाली फलानी जगह मिलेगी और इतने की मिलेगी। घी जाली, दूध जाली, मतलब यू नेम इट। और प्राइसिंग जो है रोज बढ़ रही है। आप वो या तो झगड़ा करें, कोई रेगुलेटरी तो है नहीं, कोई अथॉरिटी तो है नहीं, कोई हुकूमत तो यहाँ है नहीं। तो इसी तरह ये चाहते तो ऑपरेशन भी करते रहते, जो मकासद थे अपने हासिल कर लेते। मतलब ये सबको पता है कि पिछले दिनों अफगानिस्तान में हमला हुआ और अपने इलाकों में भी हेलीकॉप्टर यूज हुए। तो कौन बोला था? ये तो आपने खुद जबान दे दी और वो पागल हो चुके हैं। उसका सबूत उनके अपने पास भी है। और फिर ये कहना पड़ेगा कि ये बलोची होते, ये कराची के होते, ये सिंधी होते, ऐसे नहीं बोल सकते थे जैसे KPK में और पंजाब से बोला जा रहा है। बहुत साफ है, ये सब कह रहे, मैं अकेला तो नहीं कह रहा। तो बहरहाल चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। असल बात पे आने से पहले मैं पहले ही बता दूं कि आज मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सिंध हुकूमत के कारनामों की धज्जियां उड़ाई और लोगों को बताया कि किस तरह से कौमी खजाना लूटा जा रहा है। कि अपनी प्रमोशन पर अरबों रुपए के इश्तहारात, आपको याद होगा कि मैं सबसे पहले ये बात कह चुका हूँ कि मरकज में भी ये हो रहा है और सिंध में भी हो रहा है, पंजाब में भी ये हो रहा है और सिंध में ज़्यादा हो रहा है। और ये मुस्तफ़ा कमाल ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जैसे कोई नए इलेक्शन फिर हो रहे हैं। इलेक्शन तो होने हैं, ये हुकूमतें मुझे मरकज़ की और पंजाब की 2025 काटती हुई नहीं नजर आती हैं। और ये काटेंगी तो हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब होते चले जाएंगे। इसका कोई ना कोई बड़ा हल तो निकालना है, माशाल्लाह लगा दे। मगर इस मौजूद रजीम को होने वाले इलेक्शन की रोशनी में इलेक्ट हुकूमत के तौर पर कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये पब्लिक में कहीं चले जाएं, ये अलग बात है कि लोग निकलेंगे नहीं। आज जलसा था PTI का, फिर खौफ से रोक दिया गया, उसे नहीं करने की इजाज़त दी गई। भाई लोगों को कैथारसिस करने दें, बाहर आने दें, कुछ नहीं होता। किस बात का खौफ है? जैसे हजारा में किया ना अली गंडापुर ने, वहां से ऐलान जंग हुआ पहले और कहा गया कि हम आईन तोड़ने वालों को निशान इबरत बना देंगे, उन्हें फांसियां चढ़ा देंगे। फिर फाइज ईसा को या तो इंसाफ दो या इमरान खान के केसेस से अलग हो जाओ। और ये मामला
امریکہ اپنا کے کنونشن تک جا پھیلا ہے. بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ یقین نہیں آتا کہ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا. دونوں پارٹیاں چلی گئی ہیں. امین نندا پور کے ان جملوں کے بعد جو انہیں نہیں کہنے چاہیے تھے، یوں نہیں کہنے چاہیے تھے کہ شرم لحاظ رہ جائے تو بہتر ہے، سچ تو ہے. پھر جواباً کور کانفرنس کی خبر باہر آئی کہ ڈیجیٹل دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی. اس کے پیچھے جو لوگ ہیں انہیں بھی پتا ہے اور آپریشن کو متنازع بنانے کی کوشش ناکام بنا دیں گے اور سو آن. اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے کہ واضح طرف سے دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور حکومت بیچ میں چوری کھا رہی ہے. باقی تو اب کچھ ہاتھ میں ہے نہیں. آئی ایم ایف کے یا سرکار کے پاس ہے جو اصل سرکار ہے. یہ تو صرف دورے کرنے پر ہیں، اشتہارات دینے پر ہیں اور عوام کا تو کوئی پوچھنے والا اب ہے ہی نہیں. عدالتیں ہیں وہ اشرافیہ کے مقدمات میں لگی ہوئی ہیں اور ان کے فیصلے، ان کے بارے میں باتیں اور ان کے ریلیف کی. اور مجھے کوئی جج پسند نہیں ہے تو تم بھی اٹھ جاؤ، تم بھی اٹھ جاؤ اور میری مرضی کے جج آنے دو. کہ جیسے ایک پنجاب ہائی کورٹ کے جج نے انکشافات کیے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں جو چودھری صاحب جج چیف جسٹس تھے، ان کے داماد جو وزیر بن گئے تھے، وہ کیسے استعمال کرتے تھے عدالتوں کو. تو ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. مگر یہ لڑائی بہت بڑھ رہی ہے اور اس لڑائی میں بہت سارے معصومین مارے جائیں گے. دیکھیں، یہ تو پی ٹی آئی کو سمجھنا ہوگا کہ یہ منظم ایک فوج ہے. 7ویں دنیا کی 5ویں 7ویں بڑی فوج کا تصور کی جاتی نا، کہلاتی ویل ہائیلی اکوپڈ. اور مغرب اور امریکہ کو ہی ضرورت نہیں ہے، دنیا بھر کو اس کی ضرورت ہے. امن دستوں میں 2 لاکھ سے زیادہ بھی سرو کر کے ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی. آپ لڑ تو سکتے نہیں، بیٹھ کے ہی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. اور بیٹھنے کی شرائط طاقتور اور کمزور کی الگ الگ ہوتی ہیں. اس پہ ہی عمل کرنا ہوگا. خاصا بھوک ہڑتال کر لیں اور جو کرنا ہے کر لیں، مگر یہ سب کو معلوم ہے کہ فائنل ڈیل ہی کرنا پڑے گی. پرانی تنخواہوں پہ نہیں تو نئی تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا. یہاں تو اقتدار ہمیشہ سے اس خطے میں ایسے ہی آیا ہے. ہندوستان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال جو سب سے میرے نزدیک اور بڑی خبر ہے کہ اوورسیز پاکستانی، سب کو پتا ہے کہ بیشتر آبادی اپنا کہہ رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور اس کی وجہ بھی میں 100 بار بتا چکا ہوں کہ ان سیاست دانوں اور اسٹیبلشمنٹ سے بیزاری، اشتعال، نفرت، غصہ ایک ساتھ باہر نکلا ہے. کہتے ہیں نا کہ سنتے رہتے ہیں، ظلم سہتے رہتے ہیں، مار کھاتے رہتے ہیں، نقصان اٹھاتے رہتے ہیں، پھر ایک دم باہر نکل آتے ہیں. اچھا، پھر پاکستان کی اشرافیہ وہ دنیا میں کہیں رہتی ہو، اور اشرافیہ کی تعریف پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ پرانے رؤسا عمرہ جس کی جیب میں دولت آ جاتی ہے وہ جب کہ اس طرف پہنچ جاتا ہے وہ اشرافیہ کہلانے لگتا ہے، چاہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ کتنا ہی کچھ نہ ہو. تو یہ پہلے ہمیشہ طاقت کے ساتھ رہتے ہیں نا. آج پی ٹی آئی ایک طاقت ہے تو فیشن بھی ہے، گلوبلی انٹرنیشنلی فیم بھی ہے، اور دنیا کا میڈیا سے لے کر تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی اور ہیومن رائٹ، وومن رائٹ سے لے کر مطلب جہاں تک چلے جائیے پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے، میڈیا بیس کرتی ہے. یہ بھی ایک الگ بحث ہے. تو وہ اشرافیہ مل چکی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی کہ ان کو یہ گیا زیادہ جائیں گے نہیں، کیا ہوگا. یہی خوف ہوتا ہے نا، یا پروٹوکول نہیں ملے گا کچھ عرصے، کیونکہ سب کو یقین ہے کہ خان صاحب کی حکومت آئے گی اور پھر سب حصہ لیں گے. اپنا کا کنونشن ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نیو یارک میں. یہ نارتھ امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن ہے اور یہ سالانہ کنونشن کرتے ہیں جولائی کے فرسٹ ویک میں. اکثر یہ جو 4 جولائی کا جو ویکینڈ ہوتا ہے ان کے کنونشن میں شامل ہوتا ہے. اور پچھلے دنوں 1-2 کنونشن ہوئے بھی نہیں اور 1-2 بار تاریخیں بھی تبدیل کی گئی. تو یہ 4 دن کا فنکشن ہوتا ہے. بیسکلی تو وینسڈے کو آتے ہیں، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، یہ 4 راتیں ہوتی ہیں اور سنڈے کو یہ ختم ہو جاتا ہے. اس میں ہلا گلا، گانا شانا، کھانا اور مستی اور کچھ
एक आध सोशल फोरम, जैसे इस बार सोशल फोरम था, तो वो भी ऑलमोस्ट पीटीआई के ज़ेर असर कहेंगे कि सरमद मारवी, हसन अब्बास बताए कि ये सेंट्रलिस्ट कह के इनको लिया गया, और उधर से मोहित पीरजादा और क्या कहना चाहिए गुलालई जनाब जो है खातून, वो पीटीआई को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। जो मुझे नज़र आता है गुलालई जो है वो मंजूर पश्तीन के हवाले से बड़ी मशहूर हुई थी, अगर जो मुझे याद है, कोई बहुत ज़्यादा काफ़ी अर्से तो वो मंजर पे भी नहीं है। उस पर ही बस नहीं चला, अब कल एक और फंक्शन हो रहा है, एक और फोरम हो रहा है जिसको जो अपना बज़ाहिर ओन नहीं कर रही, मगर अपना जितनी चालाक बन रही है इतनी चालाक है नहीं। आपके कन्वेंशन के दौरान आपके हाल यूज होंगे, आपका ऑडियंस होगा, तो आप उससे अपने आप को मुबर्रर कर सकते हैं। यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पर दबाव है, आपके मेंबरान की एक बड़ी लॉबी है पीटीआई में, वो लॉबी आपके यहाँ भी है। गो के रेहान अरशद पिछले ही साल की बात है ना, डैलस में हुआ था। यही तंजीम जो आज करवा रही है संडे के दिन दोपहर में, इसी तंजीम ने कोशिश की थी, रेहान अरशद जब सदर थे, गो के मैं उनका तनकीद निगार हूँ, मगर जो सच है उन्होंने इसकी इंडिपेंडेंस को आँच नहीं आने दी थी अपना की, और उन्होंने कह दिया था कि आप अपना फंक्शन कहीं और जाके करें, और उन्होंने कहीं और जाकर ही किया था। वहाँ शायद खान साहब भी उस वक्त थे, वो खिताब किया था, मुझे याद नहीं है सही से, मगर शायद, बट आई रिमेंबर। तो कल यहाँ पर वो एक फोरम हो रहा है जिसका नाम भी वही है पिछले साल वाला, और इसमें कौन कौन लोग हैं वो सुन लीजिए। यह इस फोरम का उन्वान है द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, डेमोक्रेसी और ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, डेमोक्रेसी और अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। इसमें ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, हमारे बड़े भाई सजाद बरकी जो ओवरसीज पीटीआई के सेक्रेटरी हैं, और फिर है खदीजा शाह जो गिरफ्तार रहीं, जिनके लिए क़यामत खड़ी कर दी गई थी। आतिफ खान हैं, ये सजाद बरकी के साथ ह्यूस्टन से होते हैं, और ये अमीन गंडापुर फैमिली के बड़े करीब हैं, उनके साथ इनके खास साहब की पिछली हुकूमत में कुछ कारोबार भी थे। और सलमान राजा हैं, मुझे नहीं पता ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लतीफ़ खोसा हैं एज नोन, कि इन दोनों को मैं मॉडरेट भी कहूँगा कि ये इतने हाई एक्सट्रीम पर जाके नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में ही रहना है, कारोबार करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। फिर मोहित पीरजादा हैं, और डॉक्टर आसिफ महमूद हैं जो इस करारदाद के बानियों में से आप कह सकते हैं, सजाद बरकी के साथ। वो पाक पैग और बाकियों को तो छोड़ें, वो तो सब किस्से हैं, मगर आसिफ महमूद, आतिफ खान, सजाद बरकी इस करारदाद के बानी हैं जो कांग्रेस पे पेश की गई, और यूनाइटेड नेशन में नाम आ चुका है आपके सामने कि जुल्फी बुखारी। और साथ में मैं ये भी बता दूं आपको कि दूसरी साथ में जो पैगामात मैसेजेस हैं वो अली अमीन गंडापुर के हैं, अलीमा खान के हैं, खान साहब की सिस्टर के, कासिम सूरी स्पेशल गेस्ट के तौर पर जाहिर किए जा रहे हैं, और उमर अयूब साहब भी इस पर लिखा है विद स्पेशल मैसेजेस फ्रॉम इमरान खान। और फिर इनके नीचे नाम भी हैं, तो ये सब आ तो नहीं रहे, मेरा नहीं ख्याल है। जुलाई 6 सैटरडे, लोकेशन गेलॉर्ड कन्वेंशन सेंटर, ये वही होटल है जहां अपना का कन्वेंशन हो रहा है, और ये मेन दिन होता है सैटरडे का, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं बहुत हैरान हुआ हूँ कि अपना इतना खुलकर सामने आ गई है कम्युनिटी के मामलात में, उसके यकजहती के लिए, उसके डिसिप्लिन के लिए, पाकिस्तान की खिदमत के नाम पर। तो ये कह रहे थे हम 50C13 हैं, जो स्टेटस तीसरी बार पिछले दिनों कैंसिल हो गया था, क्योंकि फुर्सत नहीं होती है हल्ला गुल्ला करने से कि फॉल का कन्वेंशन होना है और समर का कन्वेंशन होना है, और फिर अब स्प्रिंग का 3 कन्वेंशन होते हैं, जो सदर आता है और सेक्रेटरी ट्रेजरर, ये तो 1 साल उसी में पूरे हो जाते हैं। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है, फिर इलेक्शन भी हैं इस साल। तो
वैसे तो ये 50C13 है, तो वो रिस्टोर हो गया है, जो मेरे में आया है लास्ट मंथ। 50C13 का स्टेटस, ये चैरिटी स्टेटस होता है, नॉन पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, मगर ये इतना बड़ा पॉलिटिकल काम करेंगे और अपने आप को दूर भी रखेंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि ये अक्लमंद सबसे ज़्यादा ये डॉक्टर हैं अमेरिकन पाकिस्तानी। तो मुझे कहने दीजिए कि ये ना पाकिस्तान के हक में बेहतर है। पीटीआई जो कर रही है उनको हम कुछ नहीं कह सकते, मगर जो नाना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने अपने कल के ही फंक्शन में रशीदा तालिब को की नोट स्पीकर के तौर पर बुलाया है, जिन्होंने करारदाद में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया। और मैं बहुत सी बातें कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ। तो ये मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा हादसा है कि अपना का कोई मेंबर अपने तौर पर पीटीआई का सपोर्टर है तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर एज अपना इंडिपेंडेंसी उसकी दाव पे लगाना और उसकी साख पर हरफ आने देना और रियासत पाकिस्तान जहाँ से आप बेस करते हैं उसकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई डायरेक्ट मोड़ लेना या सियासी पार्टियों से, ये आपके लिए बेहतर नहीं था। कि आपके यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं। अब ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपके ध्यान में कि हम तो खिदमत करते हैं और अगर हमें नहीं करने देंगे तो हमारा क्या जाएगा, नुकसान होगा। आप तो आप हैं, मैं पिछले दिनों प्रोग्रामों में सुना चुका हूँ कि अमेरिकन जो एड आती है, यूएस एड आती है और मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों की एड आती है, उसको काम नहीं करने देते हैं कि पॉलिटिकली पहले जाकर हाजिरी लगवाओ। उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हमारे जो आका हैं, जो लोकल डोमेस्टिक, उनके नाम के साथ आप आगे चल सकते हैं। यहाँ लोगों की, इंसानों की सांसों की, उनकी जिंदगियों की, उनकी बीमारियों की, उनकी सेहत की, कोई किसी को केयर नहीं है। तो आपके तो बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मोहल्ले वाले हैं, जहाँ जन्म लिया है, यहीं आप पले बढ़े हैं, यहीं से आपने तालीम हासिल करके वहाँ जाने में कामयाबी हासिल की है। तो मेरे नज़दीक आपने ये काम बहुत गलत किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि आप बाकी मेंबर अपना इसे किस तरह से देखते हैं, और आपको ये ज़रूर है कि बड़ी शोहरत मिलेगी कि जी अपना के कन्वेंशन में ये सब कुछ हुआ। वैसे तो मीडिया में आपकी कोई इतनी खास कवरेज होती नहीं, ना आप तवज्जो भी नहीं देते हैं। अब क्योंकि आप इंडिविजुअली उस पर बहुत बिलीव करते हैं कि एक एक करके फ़ायदा होता रहे, इज्तमाही तौर पे अपना को कोई बड़ा फ़ायदा ना पहुंच जाए। तो मैं लड़ाई को बढ़ते हुए देख रहा हूँ और ऑपरेशन को बहुत मुतनाज़ा होते हुए देख रहा हूँ, जो पहले से कई बरसों से मुसलसल जारी है और बढ़ रहा है। और फिर साथ में शहरी इलाकों में जराइम बढ़ रहे हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, लोड शेडिंग से, जो नफसियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं गर्मी में। तो ये मुल्क हमारे बचपन से हमेशा से सुनते आए हैं कि बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मगर जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ये पहला मौका है कि बिलाशुबा ये एक इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। और मेरी दुआ है कि ये नाजुक मोड़ ये साथ खैरियत के पार कर ले। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है, अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।